Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the disorder of endocrine system. In last class, we are discussing about the hypothyroidism. Today, we are discuss on hypoparathyroidism. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है वो कहाँ किस कंडीशन की वजह से होता है। तो हाइपो से जो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है किसकी, पैराथायरॉयड हार्मोन की। ठीक है, तो डेफिशिएंसी हो रही है पैराथायरॉयड हार्मोन की। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है जहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकैल्सीमिया एंड न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो रही है कि मेन तो एक तो यहाँ पर जो है पीटीएच का लेवल कम हो रहा है और पीटीएच का लेवल कम होने की वजह से यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। तो मेन जो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है या शॉर्ट में हम पीटीएच कहें तो उसका जो मेन फंक्शन हमारी बॉडी में है कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, कि कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल रहे। तो वो जो काम है, अब नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल लेवल यहाँ पर जो है 9 to या किसी किसी बुक में हम देखें तो 8 to मान लेते हैं हम। ठीक है, 8 to 11 mg पर DL। ठीक है, तो ये यहाँ पर नॉर्मल लेवल होता है कैल्शियम का। तो इस नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने का काम किसका है? हाइपोपैराथायरॉयड हार्मोन का है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो रही है यानी कि हाइपो कंडीशन होने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन कंटिन्यू एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो पाएगा, कंडीशन बन जाएगी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। और उसकी वजह से जो है हाइपोकैल्सीमिया होगा, यानी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारी बोन जो है और हमारी जो मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन कर सके, उसके लिए कैल्शियम का नॉर्मल अमाउंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैल्शियम की जो है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन से डायरेक्ट उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो कहाँ पर आता है? न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, यानी जितने भी मसल्स हैं उनके ऊपर उसका इम्पेक्ट आता है और वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एटियोलॉजी में जो है मोस्ट कॉमन वो है एक्सीडेंटल रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड टिश्यू और इट्स ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द थायरॉयडेक्टोमी। यानी कि जब किसी भी पेशेंट को जो है उसको थायरॉयड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, उसकी एबनॉर्मलिटी, उसका ट्यूमर है और उसकी वजह से उसका थायरॉयडेक्टोमी हो रहा है यानी थायरॉयड ग्लैंड को निकाला जा रहा है, तो उसी समय जो है क्या होगा वहाँ पर कि एक्सीडेंटली जो है पैराथायरॉयड हार्मोन वहाँ पर वो भी डैमेज हो जाएगी या वो भी साथ में निकल जाएगी। क्योंकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होती है वो जो है, जैसे हमने इसकी लोकेशन देखी थी। ठीक है, कि जो हमारा ट्रेकिया होता है उस ट्रेकिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये बटरफ्लाई शेप में जो है यहाँ पर थायरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, और इसी के जो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चारों कॉर्नर यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जब थायरॉयड ग्लैंड को निकाला जा रहा है, थायरॉयडेक्टोमी परफॉर्म की जा रही है या रेडियल नर्व डिसेक्शन किया जा रहा है, तो रेडियल नर्व डिसेक्शन कब किया जाता है? जब किसी को जो है वो लेरिंग्स का, फेरिंग्स का, इस तरह से कोई कैंसर है तो वहाँ पर जो है जो नेक रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन हैं वहाँ पर अगर किसी को जो है ट्यूमर डेवलपमेंट हो रहा है या ओरल कैंसर किसी को है वो स्प्रेड होता हुआ जो है वो लेरिंग्स फेरिंग्स तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में रेडियल नेक डिसेक्शन किया जाता है। और ये दोनों सर्जरी चाहे थायरॉयडेक्टोमी की जा रही है चाहे रेडियल नर्व डिसेक्शन किया जा रहा है, उन सर्जरी को करते वक्त पैराथायरॉयड
यहाँ पर जो उस सर्जरी को करते वक्त क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का भी रिमूवल हो रहा है या उनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वो डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्सीडेंटल रिमूवल हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड का, तो उसकी वजह से वहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन फिर बन नहीं पाएगा। उसका जो मेन फंक्शन है कैल्शियम को रेगुलेट करने का, वो नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से जो कंडीशन बन रही है वो बन जाएगी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। ठीक है। सेकंड इसका कोज आता है डिक्रीज इन द ग्लैंड फंक्शन, यानी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, या इसे हम आइडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। मे बी ऑटो इम्यून और फैमिलियल इन ओरिजिन। तो ऐसा क्यों होता है, उसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, पर कई बार ऑटो इम्यून, बॉडी के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है इस तरह की हो जाती है कि इस पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी आकर के पैराथायरॉयड ग्लैंड पे अटैक करती है, और वहाँ का जो है सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। या दूसरा हम कहें तो जेनेटिकल कोज हो सकता है, यानी कि फैमिली में जो है एबनॉर्मल जीन ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट विल कोज पैराथायरॉयड कंडीशन, एबनॉर्मल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड या सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो इसको सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंटल, यानी एक तरह से कंजेनाइटल कह सकते हैं कि एट द बर्थ के साथ इस तरह का डिफेक्ट है। ठीक है, कि इनएडिक्वेट डेवलपमेंट होता है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट जब होगा पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से हार्मोन भी प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाएगा, यानी कंडीशन वापस हाइपो में चली जाएगी। जितना अमाउंट का हार्मोन हमको चाहिए उतना पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर पाएगी, और उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कंडीशन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी मेटास्टेसिस फ्रॉम ए कैंसर टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। तो ये कैंसर की अगर कंडीशन बन रही है तो उसकी वजह से एट्रोफी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, एट्रोफी का मतलब होता है कि साइज़ का डिक्रीमेंट होना, डिक्रीज होना साइज़ का। तो ये भी क्या है कि रेडिएशन, अगर किसी को कोई कैंसर है उसके रिगार्डिंग वो रेडिएशन थेरेपी उसको चल रही है, या जो है उसको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो उस रेडिएशन थेरेपी के एडवर्स इफ़ेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर एट्रोफी हो जाएगी, यानी कि जो साइज़ है पैराथायरॉयड ग्लैंड का वो डिक्रीज़ होने लगेगा, जो सेल्स है वो डिक्रीज़ होने लगेगी, उनका नंबर ऑफ काउंट डिक्रीज़ होगा, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी एट्रोफी हो जाएगी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। और एट्रोफी जब हो जाएगी पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो जितना अमाउंट में चाहिए उससे कम सीक्रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी का जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वही एट्रोफी की कंडीशन। नेक्स्ट लो मैग्नीशियम लेवल। अब मैग्नीशियम जो है यहाँ पर क्या है, असेंशियल एलिमेंट है टू प्रोड्यूस द पीटीएच, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा, जब जो है वो किसका प्रेजेंस रहेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का। इससे पहले जो हमने थायराइड पढ़ा था तो वहाँ पर आयोडीन का होना ज़रूरी था, आयोडीन की प्रेजेंस में ही जो है वो थायराइड हार्मोन बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम की प्रेजेंट में ही पैराथायरॉयड हार्मोन बनेगा, और अगर किसी भी कारण से, कोई भी कंडीशन से अगर मैग्नीशियम लेवल कम हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर पीटीएच भी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कोज आ जाता है रेजिस्टेंस टू पीटीएच एक्शन। कई बार हमारी बॉडी सेल जो है वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाती और उनके अगेंस्ट रेजिडेंस जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, बट रेयर ऐसा होता है। बट अगर ऐसा भी हो रहा है तो पीटीएच तो बन रहा है पर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे डायबिटीज़ में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन तो बनता है पर इंसुलिन का जो है एक्सेसिव ओबेसिटी की वजह से जो है रेसिस्टेंस कर जाता है, यानी सेल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, प्रॉपर इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि रेजिस्टेंस टू पीटीएच, यानी कि पीटीएच तो बन रहा है बॉडी में बट उसका एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो उस वजह से जो है फिर वो रेजिडेंस की कंडीशन बन जाती है, और उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं वो पैराथायरॉयड हार्मोन अपना एक्शन नहीं कर पाता
और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन बनेगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगे। ठीक है, तो ये कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे ड्यू टू द, अब हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यू टू द सेवरल इटियोलॉजिकल फैक्टर इन फेवरेबल कंडीशन, जो भी हमने कंडीशन अभी डिस्कस की उनकी वजह से, और जो भी फेवरेबल यानी कि एक इंडिविजुअल के बॉडी में सारी फेवरेबल कंडीशन अगर मिल रही है तो उसकी वजह से इनएडिक्वेट सिक्रीशन होगा पीटीएच का। जब पीटीएच का इनएडिक्वेट सिक्रीशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी होगी। देयर इज़ अ डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। सबसे पहले क्या होगा कि बोन से जो है कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होना वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द जीआई ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो पीटीएच का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि पीटीएच जो है वो विटामिन डी, ये विटामिन डी जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, तो इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी किसका है, पीटीएच का है। ठीक है, और विटामिन डी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये जब इंटेस्टाइन में एडिक्वेट अमाउंट में होगा तभी इंटेस्टाइन के अंदर जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। यानी विटामिन पीटीएच की कमी से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का जीआई ट्रैक्ट में वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। तो इस तरह से जो है फिर रीनल ट्यूबल्स के थ्रू जो है वो उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कैल्शियम जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा और उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो ब्लड का लेवल जब कम होने लगेगा तो उसकी वजह से मसल्स में हाइपर इरेटेबिलिटी होगी, अनकंट्रोल स्पाज्म होगा और हाइपोकैल्सेमिक टिटनी हो जाएगी। तो ये कंडीशन बनती है क्योंकि कैल्शियम का नॉर्मल होना ज़रूरी है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मसल्स की जो है हाइपर इरेटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अनकंट्रोल स्पास्म और हाइपोकैल्सेमिक टिटनी, तीन कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम लेवल जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीरम फॉस्फेट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी उसके अंदर राइस एक तरह से चढ़ा हुआ जाता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम और यहाँ पर फॉस्फेट है इन दोनों का लेवल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है। ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है, मतलब एक जो है वो इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम, सीरम कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन, ये सारी जो है पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरह से जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेट करते हुए कंडीशन वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले टिटनी। टिटनी का मतलब है यहाँ पर कि जो एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है मसल्स के अंदर, स्पाज्म होने लगता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि ये यहाँ पर जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं, ट्रेमर्स आने लगते हैं और स्पाज्म होने लगता है बॉडी के अंदर, जो स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ठीक है, उनके अंदर। तो ये जो है पहला साइन टिटनी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या साइन देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर स्पाज्म। ठीक है, मसल्स स्पाज्म देखने को मिलता है, यानी टिटनी का साइन जो है सबसे पहले देखने को मिलता है जब हाइपोकैल्सीमिया होता है, चाहे किसी भी कारण से। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से ही हो, हाइपोकैल्सीमिया और भी वजह से हो सकता है। तो जब भी हाइपोकैल्सीमिया होता है तो सबसे पहले जो है मसल्स स्पाज्म और टिटनी की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी आ जाती है यहाँ पर चोवेस्टिक साइन। चोवेस्टिक साइन क्या होता है कि spasm of facial muscle that occur when muscles or branches of facial nerves are tapped। यानी किसी इंडिविजुअल को जो है हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल को, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में क्लियर में कि किसी को हमको, जिसको ये चेक करना है कि साइन प्रेजेंट हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, तो हम जो है उसके चीक में जो है जस्ट उसके ईयर के मिडल में, ठीक है, पर चीक साइड पे जो है हम उसको फिंगर प्रिंट्स करेंगे और उसकी वजह से
जो यहाँ पर मूवमेंट है, लिप की मूवमेंट या माउथ की मूवमेंट जो है वो एक तरफ को होती है ना, तिरछापन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स कहते हैं। पॉजिटिव ट्विचिंग होती है यहाँ पर लिप की, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव ट्विचिंग ऑफ लिप हमको देखने को मिलती है और ये कंडीशन ही जो है वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन कहलाती है। दूसरा आता है यहाँ पर आपका टोर्सो साइन, ठीक है। तो टोर्सो साइन में क्या है कि जब ब्लड यहाँ पर ब्लड इंस्ट्रूमेंट में कफ जो है वो आर्म पर लगा करके थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम इस बलून से यहाँ पर हम एयर पुश करते हैं बलून की हेल्प से, ये यहाँ पर इसको इन्फ्लेट करने लगते हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेट करने लगेंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स के अंदर मूवमेंट होने लगती है, यानी मुड़ने लगती है ये, ठीक है। नॉर्मली सीधी होती हैं बट सीधी ना होकर कर ये यहाँ पर मुड़ने लगती है और साथ ही साथ रिस्ट में भी यहाँ पर बेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर कि मूवमेंट होना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो मसल्स के अंदर, और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि डिस्टल जितनी भी फिंगर्स हैं उनके अंदर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बीपी कफ लगा करके इसको प्रेशर यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन जो है यहाँ पर टोर्सो साइन कहलाता है। और ये दोनों पॉजिटिव साइन अगर हैं तो कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया की है, यानी कि कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कैल्शियम के लेवल डिक्रीज़ होने का कारण कुछ भी हो सकता है, मेनली जो है उसको माना जाता है कि ऐसा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लेरेंजियल स्पाज्म। लेरेंजियल स्पाज्म अगर होगा तो क्या होगा, बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, ईटिंग में, च्यूइंग में, इसमें सब में डिफ़िकल्टी होने लगती है, यानी जो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता, स्पीकिंग हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब लेरेंजियल नर्व में जो है अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीवियर एंजाइटी एंड एपहेरेशन। तो सीवियर एंजाइटी तो एक इंडिविजुअल को होगी ही सही, क्योंकि उसको जो है पेन होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, उसको जो हो सकता है कि प्रॉपर फेशियल मूवमेंट वो ना करा सके, ठीक है, और इसकी वजह से फेशियल पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट रीनल कोलाई इज़ यूजुअली प्रेजेंट इफ़ द पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ कैलकुलाई प्री एग्जिटिंग कैल्शियम लूजन एंड माइग्रेट इनटू द यूट्रस, यानी कि यूरेटर्स। तो यहाँ पर जो है कारण क्या हो सकता है रीनल कोलिक का, कि एक यानी कि रीनल रीजन में भी एक इंडिविजुअल को पेन होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किडनी के अंदर भी जो है कैल्शियम का रिजप्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से किडनी पर भी उसका इम्पेक्ट आता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है उसमें रीनल कोलिक पेन, यानी कि जो किडनी की लोकेशन है लोअर बैक में, तो उस लोअर बैक में वहाँ पर पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लें डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक मसल्स के भी प्रॉपर फंक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है हार्ट की, कार्डियक मसल्स की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एबनॉर्मल स्पाज्म एंड कॉन्स्टिपेशन। एबनॉर्मल स्पाज्म जो है, क्योंकि एब्डोमिनल स्पाज्म होने लगता है, तो एब्डोमिनल स्पाज्म होने के साथ ही जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी पेशेंट को देखने को मिलती है। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसी से पता लगा सकते हैं हम कि क्या क्या जो है साइन हमको मिल रहे हैं। पॉजिटिव साइन जो है चौवेस्टिक साइन या टोर्सो साइन, वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड। तो फॉस्फोरस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, जैसे नॉर्मल लेवल की बात करें तो यहाँ पर 2.5 टू 4.5 Ng जो है Ng पर DL यहाँ पर वैल्यू होती है फॉस्फोरस की, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम के लेवल की अपन बात करें तो 7.5 पर 100 ml ऑफ ब्लड, इससे भी अगर कम जा रही है वैल्यू तो वो कंडीशन जो है यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन, यानी टिटनी के होने के रिस्क को बताती है। नेक्स्ट
पीटीएच लेवल ऑल्सो लो इन द मोस्ट केसेस, तो अधिकतर में पीटीएच लेवल जो है वो भी नॉर्मल से कम होता है, जैसे नॉर्मल 10 to 65 Ng/dl होता है। नेक्स्ट हम बात करें इन क्रोनिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोन डेंसिटी में भी इंक्रीज एज रेडियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई बार क्योंकि कैल्शियम का रिजप्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर बोन डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह से जो है ईसीजी चेंजेस भी यहाँ हमको डायग्नोस होते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, यानी क्यूटी इंटरवल का जो टाइम है वो यहाँ पर बढ़ने लगता है, ऐसा हमको ईसीजी में फाइंड आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात करें तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी केयरफुली जो है हमको आईवी देना है और कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिरिंज एंड 4 एम्पुल ऑफ कैल्शियम सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाए जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, इसको बनाने के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। आईवी कैल्शियम प्रिपरेशन आर एडमिनिस्टर्ड स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जो भी हम दे रहे हैं वो हमेशा हमको स्लोली देना, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई जल्दबाजी में हमको कुछ नहीं देना है। जो भी हम सामान दे रहे हैं वो हमेशा एक्यूरेट चेक करके ही भेजें कि जो भी दिया जा रहा है पेशेंट को वो सही अमाउंट में है कि नहीं। अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो वो 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम तक दिया जा सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करें तो 500 से 2 ग्राम तक उसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन इसकी वैल्यू होती है, तो वैल्यू जो है कहीं ना कहीं वो डिक्रीज़ होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें कि स्लो ड्रिप ऑफ आईवी कंटेनिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ गिवन अंटिल द कंट्रोल ऑफ टिटनी इज एंश्योर्ड, यानी धीरे धीरे जो हम उसको आईवी फ्लूइड दे रहे हैं वो धीरे धीरे ही देना ज़रूरी है, एकदम से कर देंगे तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी कैल्शियम सिम टू कोज रैपिड रिलीफ ऑफ एंजाइटी, तो जैसे ही पेशेंट को जो है वो अगर आईवी कैल्शियम दे दिया जाता है तो कुछ समय बाद ही जो उसकी एंजाइटी है उसका लेवल और उसका स्पाज्म जो हो रहा है बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाता है। अदर मीज़र्स की हम बात करें तो अगर रीनल कैल्कुलाई होगी तो उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइपर कैल्शियरिमिया हो गया अगर पेशेंट को, तो उसको कंटिन्यूस जो है वहाँ पर 24 आवर्स या 48 आवर्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। मॉनिटर ब्लड कैल्शियम लेवल पीरियडिकली, वेरिएशन इन विटामिन डी में बी आफ्टर कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन जो है यहाँ पर डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है फिर कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर असिस्मेंट की, तो नर्सिंग असिस्मेंट में सबसे पहले परफॉर्म मल्टी सिस्टम एग्जामिनेशन, यानी हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन, हमको सारी कंप्लीट फाइंडिंग मिल जाती है। क्लोजली मॉनिटर पेशेंट्स इनपुट एंड आउटपुट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली कैल्शियम लेवल, यानी कि हमको इनटेक आउटपुट कंटिन्यूस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एज वेल एज जो है हम बात करें तो अपनी जो है कंटिन्यूस वहाँ पर हमको इम्बैलेंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जैसे कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो इसी से पता चलेगा कि हम किस तरह से जो इनटेक आउटपुट वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी लेवल पता करना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को जो है सीवियर एंजाइटी हो सकती है। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम के लेवल जो है वो कम हो रहा है, इस वजह से न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस आएगा। तो हमारा गोल हो जाएगा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट। तो इंटरवेंशन हम फॉलोइंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। असिस्ट न्यूरोमस्कुलर स्टेटस फ्रिक्वेंटली इन पेशेंट विद द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो है न्यूरोमस्कुलर स्टेटस चेक करना है, उसके बाद हाइपोकैल्शीमिया के रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो देखने, जैसे कि पेशेंट जो है वो अगर थायरोइडेक्टोमी है, पैराथायरोइडेक्टोमी अगर उसको या रेडियल नर्व डिसेक्शन उसको हुआ है तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव अगर टाइम चल रहा है तो बहुत हद तक रिस्क है कि उसको जो है हाइपोकैल्शियमिया हुआ है। चेक फॉर द टोर्सो एंड चोविस्टिक साइन, दोनों साइन जो है वो हमको चेक करने हैं।
असिस्ट रेस्पिरेटरी स्टेटस फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी पेशेंट को जो है अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा, मसल्स स्पाज्म होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स का अगर स्पाज्म होगा तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। मॉनिटर सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल, जैसा हमने पढ़ लिया कि सीरम कैल्शियम जो है यहाँ पर डिक्रीज़ होता है और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रमोट हाई कैल्शियम डाइट इफ़ प्रिस्क्राइब डेली प्रोडक्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब जो है कैल्शियम जिसमें ज़्यादा होता है, दूध के प्रोडक्ट उनको हमको ज़्यादा देना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपो एंड हाइपर कैल्सीमिया डेट शुड बी रिपोर्टेड, तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को ये समझाना ज़रूरी है कि हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशन जो हो रही है कैल्शियम की, तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, किस तरह से जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट हमको आइडेंटिफाई करने। यूज़ क्वेश्चन इन एडमिनिस्ट्रेटिंग अदर ड्रग टू द पेशेंट विद हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया दूसरी जो भी मेडिसिन है वो देते वक्त हमको ध्यान रखना है। द हाइपोकैल्सीमिक पेशेंट इज सेंसिटिव टू डिजोक्सिन एज हाइपोकैल्सीमिया इज़ रिवर्स्ड एंड द पेशेंट में रैपिडली डेवलप डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, तो हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट को जो है अगर लिनोक्सिन या डिजोक्सिन वो ले रहा है तो उसकी कंडीशन हमको कंसर्न करना ज़रूरी है, डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। सिमेडिटिन इंटरफेयर विद द नॉर्मल पैराथायरॉयड फंक्शन स्पेशली व्हेन द रीनल फेलियर विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंटरफेयर होता है नॉर्मल पैराथायरॉयड के फंक्शन में। ठीक है, रीनल फेलियर की कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है यहाँ पर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो यहाँ पर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है। उसके डिक्रीज़ होने का कारण यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर जो है कैल्शियम नहीं मिल पाता। कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है मसल्स के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जब हार्ट मसल्स की प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वाइटल साइंस हम जब मॉनिटर करेंगे तो हमको जो है हाइपो टेंशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ईसीजी चेंजेस जो है वो अरेथमिया से रिलेटेड जो है हमको यहाँ पर एबनॉर्मल ईसीजी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर आईवी फ्लूइड जो वो एडमिनिस्टर करेंगे। आईवी फ्लूइड के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होगा कि जो है जो आउटपुट है, क्योंकि वो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज़ होगा। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब ड्रग, अब ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम या उसके जो सब्सटीट्यूट अगर हमको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बताए गए हैं तो उनका हमेशा स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके जो है एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफ़ेक्ट हमको हमेशा इनको क्लोजली मॉनिटर रखते हुए ही ये स्लो एडमिनिस्ट्रेशन इनका करना चाहिए। ठीक है, जब कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है तो मेंटेन होने के बाद जैसे कि कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो उसके बाद डिजोक्सिन का लेवल जो है वो हमको उसका इफ़ेक्ट कितना आ रहा है, अगर वो चल रही है तो उसके स्किप को डोज किया जा सकता है क्या, ये सब हमको कंसर्न करना ज़रूरी है। एंटी कोआगुलेंट अगर चल रहा है तो उसको ब्लीडिंग की रिस्क हो सकती है, तो वो हमें ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। ठीक है, बी अलर्ट फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एमआई एंड कार्डियक फेलियर, तो एडवर्स इफ़ेक्ट भी होता है कई बार। कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए, हाइपो से हाइपर में चला जाए पेशेंट, तो उसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, तो वो भी हमको मॉनिटर करना है जब भी हम कैल्शियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं आईवी रूट से। ठीक है, नेक्स्ट मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल टू असिस्ट कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, तो हमेशा जो है ब्लड का पीएच कितना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन कितना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एबीजी एनालिसिस यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है यहाँ पर हाई रिस्क फॉर इंजरी मसल्स टिटनी रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया की वजह से यहाँ पर रिस्क होती है इंजरी की या मसल्स टिटनी की, मसल्स स्पाज्मी की कंडीशन। तो यहाँ पर गोल हो जाएगा टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर द मसल्स टिटनी और मसल्स स्पाज्म।
और टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि असिस्ट करेंगे चॉवेस्टिक एंड टोर्सो साइन को, असिस्ट करेंगे कि ट्विचिंग, नमनेस, टिंगलिंग, सीजर्स ये सब साइन तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को जो है सेफ़ रखेंगे। अगर सीजर्स अटैक उसको देखने की संभावना है तो उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मेंटेन पेटेंट एयरवे, यानी पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर स्पाज्म जो है वो ट्रेकिया में यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वजह से जो है यहाँ पर ट्रैक सेट यानी ट्रेक्योस्टोमी सेट रखना ज़रूरी है। इस तरह के पेशेंट को हमेशा की ट्रेक्योस्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी ट्रेक्योस्टोमी सेट हमेशा रेडी रखना चाहिए। कीप एम्पुल ऑफ आईवी कैल्शियम एट बेड साइड, तो ऐसे पेशेंट को अगर हाइपो की कंडीशन है तो हाइपोकैल्शियमिया से जो है कभी भी पेशेंट को जो है आईवी कैल्शियम देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भी हमेशा बेड साइड रखा होना चाहिए। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज बाउल मोबिलिटी कॉज्ड बाय हाइपोफंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोफंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड आएगा। ठीक है, पैरा भी आप आगे लिख लीजिएगा यहाँ पर। गोल टू प्रमोट द नॉर्मल बाउल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल बाउल फंक्शन की प्रमोशन के लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कराएंगे, ताकि जो प्रॉपर उसका जो फ्लूइड है उसकी वजह से एडिक्वेट सॉफ्टनेस हो सके स्टूल में। नेक्स्ट, रिकमेंडेड फूड हाई इन द फाइबर एंड रफेज। ठीक है, तो रफेज डाइट, फाइबर डाइट पेशेंट को दी जाएगी ताकि इजीली जो है उसका प्रॉपरली बाउल मूवमेंट जो है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, रिकमेंडेड पेशेंट मॉनिटर बाउल फंक्शन बाय द रिकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके, अर्ली डिटेक्शन हो सके अगर कॉन्स्टिपेशन की सीवियरिटी बढ़ रही है तो उसका। नेक्स्ट, एनकरेज इंक्रीज मोबिलिटी विद इन द पेशेंट्स एक्सरसाइज टॉलरेंस, तो पेशेंट को अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि इन मोबिलिटी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की रिस्क बढ़ती है, तो प्रॉपर जो है मोबिलाइज कराना भी ज़रूरी है पेशेंट को। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन अगर किए जाते हैं तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है ना। ऐसी कोई सीवियर बात नहीं होती, बट कभी कभी जो है बहुत नेगलेक्ट करने की वजह से, बहुत ज़्यादा कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से टिटनी के और मसल्स स्पाज्म के, और स्पाज्म अगर रेस्पिरेटरी में हो जाता है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें यहाँ पर, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, सीजर, टिटनी एंड मेंटल डिसऑर्डर ये हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इफ़ ऑनसेट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज़ एक्यूट द मेजर कंसर्न आर लेरेंजियल स्पाज्म, तो लेरेंजियल स्पाज्म होने की वजह से जो है एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और उससे कार्डियोवास्कुलर फेलियर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, यानी अगर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली है तो उसकी वजह से जो है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो सकता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया, जो बेसल गैंग्लिया है उसका यहाँ पर जो है कैल्सिफिकेशन हो सकता है, पेप्लिलेडिमा caused by the precipitation of calcium out of serum and deposition in the tissue। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लगता है कि कैल्शियम जो है वो ब्लड से निकल के टिश्यू में जो है वो डिपॉजिट होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर एडिमा होगा, और इस तरह के एडिमा को हम क्या कह रहे हैं, पेपिलेडेमा। ठीक है, नेक्स्ट जो है शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर एंड द टो, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा था कि टोर्सो साइन है, यानी कि जब हम ब्लड प्रेशर का कफ बांध करके जो है ब्लड प्रेशर पीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ अप्लाई करके उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिंगर्स और टो में जो है वो क्या होने लगता है, उनकी शॉर्टनिंग होने लगती है, उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। ठीक है, बोइंग ऑफ द लॉन्ग बोन, बोइंग ऑफ द लॉन्ग बोन, तो बोइंग होने का मतलब भी यहाँ पर क्या है कि एबनॉर्मली शॉर्टनिंग जो है यहाँ पर होने लगती है लोअर बोन की, उनका अंदर तिरछापन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। और हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन से। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को नॉर्मल लेवल पे बनाए रखना ज़रूरी है। अगर उसमें डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, और उसकी वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये हमने जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का आज डिस्कशन किया। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।